नमस्कार दोस्तों, लर्निंग हम में आपका स्वागत है। मैं राधेमन आपके चैनल लर्निंग हम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र, जिसमें चल रहा है हमारा मौर्योत्तर साम्राज्य। उसके दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले में 1 से लेकर 30 प्रश्न को सॉल्व किया था, उसके बाद सेकंड में हमने 30 से 60 किया था। आज हम 61 से लास्ट प्रश्न तक सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, इसलिए वीडियो छोटा ही होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, छोटे होने का मतलब ये नहीं कि हम चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं या चीज़ों को हम लगातार सारे प्रश्न करवा रहे हैं। और जहां अगर लगता है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चीज़ें हो रही, तो हम अब यही करेंगे कि क्वेश्चन तो लगातार ही करवाएं, क्योंकि टाइपिंग में दिक्कतें आने लगती हैं कि कौन सा हटाना है कौन सा नहीं, जिससे टाइम वेस्ट होता है। लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि आपको हम अगर कोई रिपीट क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें नया डालेंगे। जैसे कि अब मान लीजिए मरणोत्तर काल चल रहा है, तो हम प्रयास करेंगे कि हो सकता है कुछ चीज़ें पिछली हम इसमें डाल दें जिससे आपको रिवाइज हो जाए, या कुछ पिछले जो आने वाला उसको डाल, ताकि आने वाले प्रश्नों की तैयारी हो जाए। तो हमारा जो शुरू से यही प्रयास था, लेकिन बीच में हमने सोचा था कि नई क्वेश्चन को हटाएं, लेकिन टाइम वेस्ट हो रहा है। और जो लोग लगातार बुक लेकर ही बैठते हैं तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, ये क्वेश्चन क्या है, बीच बीच से कहाँ से आ रहे हैं। वैसे बीच बीच से आने का मतलब जो बार बार उन्हीं को मैं हटाता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि अब लगातार प्रश्न ही आएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को, फिलहाल आइए देखा जाता है। पहला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से पढ़िए। अभी कथन है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत यो व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। जरा बताइए, इसमें से क्या सहयोग। चलिए, हम आपको एक बात बता रहे हैं कि जो सातवाहन वंश के शासक थे, किसके, सातवाहन, जो सातवाहन वंश के शासक थे, इनकी जो राजकीय भाषा थी, राजकीय भाषा थी, वो तो थी प्राकृत। क्या थी, प्राकृत। अच्छा, तो क्या प्राकृत भाषा थी, बिल्कुल सही। और ये थे ब्राह्मण, सातवाहन क्या थे, ब्राह्मण शासक। ये बात बिल्कुल सही है। तो आप ये, तो आपको पता है कि इन लोगों ने संस्कृत भाषा को भी महत्व दिया और अन्य भाषाओं को भी महत्व दिया। इसका प्रमाण दीजिए आप। तो पहली बात तो प्राकृत भाषा का प्रमाण दे रहे हैं। इनके दरबार में इनके एक एक प्रमुख राजा थे जिनका नाम था हाल। क्या नाम था, हाल। हाल। अच्छा, तो क्या हुआ, हाल की जो रचना थी, हाल की जो रचना थी उसका नाम था गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती, जो कि प्राकृत भाषा में थी। किस भाषा में थी, प्राकृत भाषा में थी। तो भैया बार बार आप प्राकृत भाषा का संस्कृत दो। इनके दरबार में दो विद्वान रहते थे। एक का नाम था गुड़ाढ्य। क्या नाम था, गुड़ाढ्य। गुड़ाढ्य। और दूसरी का नाम था सर्ववर्मन। इन्होंने लिखा था, गुड़ाढ्य ने लिखा था बृहत कथा। इन्होंने लिखा था बृहत कथा। और सर्ववर्मन में लिखा था कातंत्र। अच्छा, तो यहां इससे क्या प्रमाण मिल रहा है। देखिए, जो कातंत्र था, जो कातंत्र था वो संस्कृत व्याकरण है। ये का तंत्र क्या भैया, ये संस्कृत व्याकरण है। ये संस्कृत व्याकरण है। इस बात से स्पष्ट प्रमाण मिल गया, इस बात से तो स्पष्ट प्रमाण मिल गया का तंत्र से कि इन इसमें क्या है, इन इन लोगों ने प्राकृत भाषा के, संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भाषा व अन्य भाषाओं का विकास हुआ, बिल्कुल हुआ। नहीं तो फिर अगर अगर ना विकास होता तो ये जो सर बर्मन रचना है कातंत्र, ये आती ही नहीं। कुणाल की रचना क्या है, बृहद कथा है, ये भी याद ध्यान रखिएगा। हाल की रचना बृहद कथा, ये सबसे योग्य शासक था। इसका, सातवाहन का।
ठीक है, तो चलिए, तो संस्कृत, सातवाहन राजाओं ने संस्कृत साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया, बिल्कुल ये प्रमाण मिल रहा है। अच्छा, यहाँ एक रानी थी, एक कान्हेरी का अभिलेख है जिसमें इस बात का प्रमेय है कि रानी संस्कृत भाषा का उपयोग करती थी। इस भाषा का, संस्कृत भाषा का। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रश्न का जो सही है, ए और बी दोनों सही है, और एक का सही स्पष्टीकरण बी है। ठीक है, इसका क्या है, ये सही है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 62 वही कह रहा है कि सातवाहन नरेश प्रकृत भाषा के पोषक थे, बिल्कुल सही। इनकी जो राजकीय भाषा थी वही प्रकृत थी। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक महत्व दिया गया, बिल्कुल सही। इसके पहले जो कलाएं थी उसमें उसमें मूर्तियां बनती थी, भगवानों की मूर्तियां बनती थी, और उसके आसपास पेड़ पौधे, पत्तियों, इन चीजों की चर्चा होती थी, आसपास दिखाया जाता था। लेकिन जब इस टाइम पे मूर्तियां बनी या इस टाइम पे जो कलाएं आई, उसमें क्या है, लोक कला को अधिक महत्व दिया गया। ठीक है, यानी लोक पक्ष को अधिक महत्व दिया गया। लोक पक्ष की कला का मतलब, जैसे कोई सपोज किसान खेती कर रहा है तो खेती करते हुए चित्र बनाया गया, और भी बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे को खेलते हुए चित्र बनाया गया। लोक कला का मतलब होता है जो जो हम हमारा जो परिवेश है उससे जुड़े दृश्य दिखाए गए। जैसे कोई कोई स्पेशल कल्चर है तो उसके चित्र जुड़े गए। जैसे हमारे यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश का एक नौटंकी नाच है, उससे जुड़े हुए मंचन किया गया। मतलब समझ के कला का मतलब कि जो लोगों से जुड़ा हुआ चित्र था उसको इसमें दिखाया गया। ठीक है, तो ये दोनों सही है, यानी एक और दो दोनों सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, जैसे देखिए, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रम पूछा गया था वहां पास कुछ देर पहले। ठीक है, पहले क्या थे, सातवाहन। अच्छा, सातवाहन के बाद कौन आए, वाकाटक। वाकाटक। अच्छा, वाकाटक के बाद कौन आए थे, चालुक्य। ये क्रम आप जान चुके हैं, तो पहला तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला क्या है, सही है। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन हुआ, नहीं भैया। अब देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं वाकाटक। ठीक है, वाकाटक। शायद इसकी विजिबिलिटी कम है थोड़ा सा, हम इस कलर को लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, अब वाकाटक वंश का पहला राजा था बिंद शक्ति, यानी संस्थापक बिंद शक्ति थे। कौन थे, बिंद शक्ति। अच्छा, ये क्या थे, संस्थापक थे, तो कोई विशेष महत्व नहीं है। इनका जो एक एक राजा था प्रवरसेन, इनका बेटा था बिंद शक्ति का प्रवरसेन, ये प्रतापी राजा था। इसने 4 अश्वमेध किए। कितने, 4 अश्वमेध किए, 4 अश्वमेध किए। अच्छा, एक इसने वाजपेय यज्ञ किया। ठीक है, और इनका बेटा था रुद्रसेन। अच्छा, इन ये रुद्रसेन के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और इनका विवाह प्रभावती से हुआ था। किससे, इनका विवाह प्रभावती से हुआ था। इनका विवाह हुआ था प्रभावती से, प्रभावती से। अच्छा, प्रभावती क्यों क्यों फेमस है, जो कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ठीक है, ये किसकी बेटी थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। मैं यहां लिख दे रहा हूं भाई, प्रभावती के बारे में। प्रभावती, प्रभावती कौन थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त वंश के शासक, और देवी, इन दोनों की बेटी थी, और इनसे विवाह किया था, प्रभावती से विवाह किया था रुद्र से। इसीलिए वाकाटक वंश और गुप्त वंश के संबंध बहुत अच्छे थे। ठीक है, सारे जब समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन होता है
तो उसमें इसकी जानकारी वाकाटक की चर्चा नहीं होती, क्योंकि जब संबंध अच्छे थे तो वहां विजय करने का कोई प्रश्न नहीं था। अब आते हैं प्रश्न पर। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन था। अब जरा बताओ, पहला राजा बिंद शक्ति था, तो ये गलत है। बिंद शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था? नहीं भैया, प्रवरसेन बिंद शक्ति का पुत्र था। ठीक है, ये भी गलत है। यानी इस प्रश्न का जो आंसर सही केवल फर्स्ट, यानी सी सही है, केवल फर्स्ट। क्या है? केवल सी सही है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? घंटसाल, बोध गया, नागार्जुन कोंडा या अमरावती? देखिए, जो उत्तर भारत में स्तूप बने थे वो अलग डिजाइन के थे, और जो दक्षिण भारत में बने उनके चारों तरफ, सपोज करिए स्तूप है, तो स्तूपों के चारों तरफ पिलर बने होते थे। 1, 2, 3, 4 और 5, ये पिलर बना होता है। इस पे क्या है, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीजों को रखा जाता था। ये सांस्कृतिक पक्ष था। और ये क्या है, चारों तरफ रहा करते थे। इन्हीं को क्या कहते थे? आर्यक स्तंभ। और ये कहाँ मिले? ये दक्षिण भारत में मिले, ये अमरावती में मिले आर्यक स्तंभ। आर्यक स्तंभ की इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं आर्यक स्तंभ के बारे में आपको बताना ही चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। थोड़ा सा 2 मिनट, ज्यादा क्लास में 2 मिनट की चीजें दिखाऊंगा आपको। आर्यक स्तंभ अमरावती शैली का अद्वितीय हस्ताक्षर है। प्राचीन भारतीय बौद्ध वास्तुकला का एक गहरा अध्ययन। अब हम लोग इसमें जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आर्यक स्तंभ या आर्यक पिलर प्राचीन भारतीय बौद्ध वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विशेष रूप से अमरावती शैली यानी आंध्र प्रदेश की पहचान माने जाते हैं। यह केवल सजावट के लिए नहीं, बल्कि इस शैली की एक विशिष्ट पहचान है। ठीक है, यही है, देखिए अमरावती। यहां से देखिए, ये है अमरावती इला, यानी दक्षिण भारत में। यहीं पास क्या है, अमरावती है। और यहीं पास क्या है, आर्यक स्तंभ पाए गए। अब आपको दिखा रहा हूं। केवल इनका उद्देश्य क्या था, कोई इनका ढांचों से कोई मतलब नहीं रहता था कि हाँ ये बहुत सहारा दिए। ये क्या है, किनारे किनारे इनका संरचनात्मक मतलब कोई नहीं होता था, ये प्रतीकात्मक थे। ये जो स्तूप बनता था, तो उसके चारों तरफ क्या है, 5 पिलर लगा दिए गए। इनका महत्व क्या था, प्रतीकात्मक था। ठीक है, ये संरचना का हिस्सा नहीं थे, समझ रहे हैं? ये केवल मतलब जैसे इस पे कोई उद्देश्य नहीं था कि पीछे होता है कि हाँ पिलर बना है उस पर छत टंगी है, नहीं नहीं, ये चारों तरफ से बनाए जाते थे। उस पर क्या है, चित्र बने होते थे। चित्र किसके बने होते थे? इसका कार्य भार उठाने बल्कि धम्म, यानी इसमें क्या अच्छी बातें थी। अब ध्यान से देखिएगा, ये स्तूप का मेन मैं हिस्सा बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ बना है, यहाँ बना है, यहाँ बना है, ये क्या, आर्यक मंच, इसके ऊपर पिलर बने होते थे। ठीक है, एक पिलर ऊपर, एक पिलर यहाँ, एक पिलर यहाँ, एक पिलर यहाँ। और ये इसकी स्थिति कुछ ऐसे होती थी, आर्यक मंच। अब पिलर क्या ऐसे बने होते थे, आर्यक मंच। देखिए यहाँ आर्यक क्या मंच, अब पिछले दिखाया था आपने, यहाँ था, उसके ऊपर क्या था, ये स्तंभ बने होते थे। ये संख्या में 5 होते थे। और इन पर क्या होता था, इन पर जो पिलर बनते थे, ये सब जन्म, गृह त्याग, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, महापरिनिर्माण, ये सब की चीजों की चर्चा होती थी। इनका ऊपरी हिस्सा अक्सर थोड़ा सा घुमावदार या नुकीला बनाया जाता था। आगे देखिए थोड़ा सा और कुछ। सजावट एवं नक्काशी देखिए, इस पे क्या है, बुद्ध से जीवन से जुड़ी घटना है। जैसे देखिए, घोड़े पर बैठे हुए ग्रह, ये हमें ये ग्रह त्याग की घटना है, यक्षों की आकृतियां हैं, कमल के फूल हैं, ये सब नक्काशी की जाती थी इसके ऊपर। और आर्यक स्तंभ मुख्य रूप से
दक्षिण भारत में कृष्णा और गुट्टूर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये है कृष्णा रिवर हमारी। ये क्या है? ये है कृष्णा रिवर, ये अमरावती। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ ये उत्तर भारत, ये सांची का दिख रहा होगा आपको, यहाँ पास आर्य का स्तंभ नहीं पाया गया। और यहाँ क्या है? आर्य का स्तंभ प्रेजेंट है, अमरावती का, दक्षिण भारत का। ठीक है, तो दोस्तों काफी चीज हमने बता दी आपको। कुल मिला के देख लो, ये स्तंभ होता था आपको, ऐसे क्या चारों तरफ बने रहते थे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हो, आप पे सीधे से टॉपिक पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अभिलेख है, दूसरी तरफ शासक है। जरा बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। कुछ तो आपको याद ही होगा। नासिक, हाथी गुफा अभिलेख, ये तो सही है, खारवेल का है। गिरनार यानी गुजरात, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये भी सही है। नासिक में गौतमी पुत्र सातकर्णी का, बिल्कुल सही है। नापान को चरणों के बल दिखाया गया है, ये भी सही है। भीतरी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है। अगर बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख, क्या है? एहोल अभिलेख, ये है यहां पास। ठीक है, तो हो गया इस प्रकार से। आगे हम लोग देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश। क्वेश्चन में 66 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री परबती कहा गया है? बताइए भैया, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? वाकाटक के, इच्छाकू के, या शक को, या खारबेल के? जरा बताइए किसके कहा गया? ये कहा गया इच्छाकू के। ये कौन थे? ये सातवाहनों के सामंत थे। कौन थे? ये सातवाहनों के सामंत, यानी सातवाहन के सामंत थे। ये सामंत थे, अच्छा। यानी इनको सातवाहन का नौकर भी कहते हैं। सात वाहनों का नौकर, क्या कहते हैं इनको? सातवाहनों का नौ इक्ष्वाकु वंश को क्या कहते हैं? सातवाहनों का नौकर। अगर एक वर्ड में कहे, आंध्र भ्रंत कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? आंध्र भ्रंत। ठीक है, आंध्र भ्रत कहते हैं इनको, ठीक है, सॉरी, आंध्र भ्रत कहते हैं इसको। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बाकी देखते हैं, क्वेश्चन आगे आता है आपके सामने। अब इसको देखिए। कुषाण फारस की खाड़ी एवं लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। रीजन क्या है? उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। देखिए भैया, जब जब बात आती कुषाणों की, तो वो उन्होंने क्या किया था? वो व्यापार पर उन्होंने एकाधिकार मार्गों पर कर लिया था। ये व्यापार तो बिल्कुल करते थे फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर के। देखिए, और बात करते हैं इनकी सेना, तो इनकी सेना स्थल वाली बड़ी मजबूत थी, जिसमें घोड़ा, हाथी, ये सब हुआ करते थे, लेकिन इनकी नौसेना उतनी उच्च कोटि की नहीं थी। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो हमें जो लगता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो हमारा ए सही होगा, परंतु आर भी गलत है, क्योंकि उनकी नौसेना उच्च नहीं थी। तो ए तो सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसकी इमेज दिखाता हूँ आपको, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए आपको। सात तो कुछ डिस्ट्रिक्ट,
देखिए, जो इनका जो व्यापारिक चीजें थी, आप देखिए, पहली बात तो कुषाणों ने क्या किया था, रेशम मार्ग पे कब्जा कर लिया था, इससे ये टैक्स वसूला करते थे। और बाकी आप देख लीजिए, इनका व्यापार यहां से होता था, इनका व्यापार यहां से होता, फारस की खाड़ी और लाल सागर यहां से होता था। ठीक है, ऐसे सामान लाते थे चीन वाले, इधर से घुमा करके यहाँ यहाँ बेचा जाता था। बाकी इन्होंने क्या है, इस पे कब्जा किया था, रेशम मार्ग इसे कहते हैं, इस पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। और ये जो चीन के व्यापार को यूरोप, फारस और मध्य एशिया जोड़ता था। ठीक है भाई, यूरोप हमारा इधर पड़ता, इधर से इधर को जोड़ता था, फारस हमारा ये इधर जोड़ता था, और मध्य एशिया पूरा ये था हमारा। ध्यान से देखिए, लेकिन बात करते हैं थल सेना के, तो इनकी जो थल सेना थी बहुत मजबूत नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर, इसका क्या सही था भाई, ये गलत था, ये सही था। आगे देखते हैं, चलिए, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार स्तंभलेख से, नहीं भैया, इसका तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, कई बार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए कोई क्या है, रुद्रदामन का जूनागढ़, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, क्या है, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। चलिए आगे देखते हैं, जूनागढ़ स्तंभलेख, हाथी गुफा अभिलेख, ये रखिए खारवेल का, क्या है, खारवेल का है हाथी गुफा अभिलेख। आपको पता है कि खारवेल चेदी वंश का शासक था, इसके संस्थापक थे महामेघवाहन, महामेघवाहन, इसीलिए इस वंश को महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। ठीक है, महामेघवाहन। सारनाथ का जो था, ठीक है, सारनाथ का तो 4 स्तंभ वाला शेर, जो शेर था वो संबंधित था, तो राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है, हाथी गुफा अभिलेख से। तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 68, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है किस फिगर से, तो ये हो जाएगा मेरा, क्या नाम है इसका, इसका हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख ये उड़ीसा में भाई, ये कहाँ पास है, उड़ीसा में। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पास है, उड़ीसा में है, ध्यान दीजिएगा। वहां 2 पहाड़ियां हैं, इनको भी अभी से रट लो, एक है उदयगिरी और दूसरी है खंडगिरी। दो पहाड़ियां हैं, उदयगिरी और खंडगिरी, इनको जरूर ध्यान से देखिएगा। खारवेल का संबंध हाथी गुफा अभिलेख से है, जिसमें कलिंग विजय की चर्चा की जाती है। चलो आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था, अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या खारवेल, कौन था जैन धर्म का संरक्षक था, देखिए खारवेल था। खारवेल क्या था, जैन धर्म का संरक्षक था। इस बात का प्रमाण है कि जब इसने मगध पर आक्रमण किया था, तो जिनसेन की मूर्ति, जो कि नंद वंश के शासक महापद्म नंद जब कलिंग विजय किए थे तो उसको उठा ले गए थे, इसको वापस लेकर आया था। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर सही है वो हमारा है डी सही है। चलिए आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे, तो कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है, ये
चेदी वंश से संबंधित थे। किससे? चेदी वंश से। और इसी का एक और नाम है महामेघवाहन, क्योंकि इस वंश का जो पहला शासक था उसका नाम था महामेघवाहन। ठीक है, महामेघवाहन। तो इसीलिए चेदी वंश को महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। और इनका जो प्रसिद्ध चीजें थी खारवेल की, वो थी हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, जिसमें इसने कलिंग युद्ध की चर्चा किया था। और कुछ? ये कहाँ पास है? ये 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 अभिलेख उड़ीसा में है। कहाँ पास है? ये अभिलेख उड़ीसा में है। उड़ीसा में अगर बात करें तो भुवनेश्वर के पास है। और यहाँ दो बड़ी फेमस पहाड़ियाँ, एक है उदयगिरी, उदयगिरी, और दूसरी क्या है? खंडगिरी। दूसरी क्या है? एक है उदयगिरी, दूसरी क्या है? खंडगिरी। अब बात करते हैं कि जो ये क्या नाम है इनका, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, ये किस पहाड़ी पर है? बताइए किस पहाड़ी पर है? ये है उदयगिरी पहाड़ी पर। ये किस पर है? उदयगिरी पहाड़ी पर। तो यही सही है भाई। ये भी पूछा जा चुका है कि हाथी गुफा अभिलेख किस पहाड़ी पर है? उदयगिरी। बाकी खंडगिरी भी है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये गुफाएं हैं, यहाँ प्राकृतिक भी हैं, कुछ रहने लायक बाद में बनाई गई, कृत्रिम रूप से बनाई गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, दो पहाड़ियां, एक है उदयगिरी और दूसरी क्या है? खंडगिरी। आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? बताइए किसका भारी झुकाव था? अभी कुछ देर पहले हम इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन हम अगर क्वेश्चनों को छाट लेते तो अगर 77 प्रश्न है तो केवल मुश्किल से 20 या 25 प्रश्न में इस पूरे पूरे चैप्टर को समाहित किया जा सकता है, जिसको भविष्य में हम करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो बृहद्रथ, तो ये तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, तो आप समझ ही गए होंगे, मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, दशरथ, ये भी मौर्य वंश से संबंधित थे। तो इन लोग तो क्या थे? बौद्ध थे। लेकिन खारवेल ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। इसने जब मगध पर आक्रमण किया था तो जिन सेन की मूर्ति पुनः उठा लाया था, इस बात का ये प्रमाण है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। देखिए, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से भी था और महामेघ वाहन वंश से था। कहीं अजीब स्थिति? हाँ भैया, महामेघ महामेघ क्या था? चेदी वंश का पहला शासक था, इसीलिए क्या है, इनके वंश को महामेघवाहन वंश के साथ साथ चेदी वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का ये आंसर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? खारवेल का, अशोक का, हर्षवर्धन क्या, या इसका? तो ये खारवेल का देता है। इसका खारवेल का देता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपकी जानकारी देते हैं भैया कि देखिए, हाथी गुफा अभिलेख बार बार पूछा जाता, कुछ जानकारी मिलनी चाहिए थी। हाथी गुफा अभिलेख आप लोग समझ लीजिए। पहली बात, इसकी जो भाषा है वो बताओ कैसी है? ये है प्राकृत। अच्छा, ये किस पहाड़ी पर है? ये उदयगिरी पहाड़ी पर। उदयगिरी पर। अच्छा, उदयगिरी पहाड़ी पर कितनी गुफाएं हैं? उदयगिरी पहाड़ी पर कुल कितनी गुफाएं हैं, जरा बताइए भैया। उदयगिरी पहाड़ी पर कुल कितनी गुफाएं हैं? तो उदयगिरी पहाड़ी पर कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 14 गुफाएं। कितनी है? 14 गुफाएं टोटल। अच्छा, और कुछ? तो
जो क्या नाम है, नहीं सॉरी, उदयगिरी पहाड़ी पर कुल नहीं, गुफा नंबर 14, इसको ध्यान रखिए, गुफा नंबर 14, ये है हाथी गुफा अभिलेख। ये क्या है? हाथी गुफा अभिलेख। आगे हम देख लेंगे जो भी होगा। हाथी गुफा अभिलेख, गुफा नंबर 14 क्या है? हाथी गुफा अभिलेख। और कुछ इसके बारे में जानकारी आपको पता है कि महापद्म नंद, नंद वंश के शासक, ये भी ध्यान रखिएगा, महापद्म नंद, ये नंद वंश के शासक थे। इन्होंने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था और जिनसेन की मूर्ति ले गए थे। ले गए थे मतलब ऊपर कर रहा हूं। तो पुनः क्या है, खारवेल ने क्या किया? प्रतापी शासक था, चेदी वंश का, कलिंग का शासक था, ये पुनः इसको उठा लाया। इस बात की भी जानकारी इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उदयगिरी की पहाड़ियों में सॉरी कुल कितनी गुफाएं हैं। इस जानकारी अभी मुझे नहीं मिल पा रही, मैं आपको कुछ देर बाद बताता हूँ, ठीक है। अभी दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ, गुफा नंबर 14 हाथी गुफा अभिलेख। आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। ये बोर्ड पे ध्यान से देखिए, आ ही गया। अब देखते हैं क्या सही हो। मुझे लग रहा था कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं है, इसको मुझे देखना ही चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं। जो चीजें क्लियर नहीं होती वो बाद में हो गई, ये अच्छी बात है। आगे हम लोग इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। चलिए आगे बताइए, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। तो आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था उदयगिरी और खंडगिरी। क्या था भैया? उदयगिरी और खंडगिरी। ये क्या है? पहाड़ियां हैं। ये क्या है? पहाड़ियां हैं। पहाड़ियां हैं, अच्छा। और जो ये पहाड़ियां हैं, ये कहाँ है? उड़ीसा में। ये आप हमको पहले बता चुके हैं, ये कहाँ है? उड़ीसा में। अगर उड़ीसा में भी ध्यान से देखा जाए तो ये है भुवनेश्वर में। ये कहाँ है? भुवनेश्वर में। भू भुवनेश्वर में, अच्छा। ये पहाड़ियां कैसी हैं भैया? ये कुछ कृत्रिम है, कृत्रिम, और ज्यादातर क्या है? प्राकृतिक। जो देखिए, ज्यादातर क्या था? प्राकृतिक है। जो जो प्राकृतिक थी उनको रहने लायक बनाया गया, अच्छे से उनको तराशा गया, और इसीलिए क्या है? ये कृत्रिम है, यानी बनाया गया बाद में। तो पहले का तो मुझे आंसर मिल चुका। इनमें प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों गुफाएं हैं, बिल्कुल सही भाई। इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों गुफाएं हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें क्या है? प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों गुफाएं हैं। और प्राकृतिक गुफाएं, या गुफाएं किसके लिए थी? जैन भिक्षुओं के लिए, जैनों के लिए। क्योंकि आपको पता है कि खारवेल या चेदी वंश के राजाओं का झुकाव जैन धर्म के प्रति था। ये बात बिल्कुल सही है, यानी जैन भिक्षुओं के लिए तराश कर कृत्रिम गुफाएं भी बनाई गई थी उनके रहने के लिए। अब बात आती है उदयगिरी में 18 व खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। देखिए हम पिछले भूल रहे थे कि उदयगिरी में कितना है और खंडगिरी में कितना है भाई। ये बिल्कुल सही है, उदयगिरी में कितना है? 18 है। ये बात बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? 18 है। और खंडगिरी में 15 गुफाएं, ये बिल्कुल सही है। दोनों बिल्कुल सही प्रमाण है। उदयगिरी में 18 है और खंडगिरी में क्या है? 15 गुफाएं हैं। अब उसी में उदयगिरी में मैंने कहा था गुफा नंबर 14, गुफा नंबर 14, ये क्या है? हाथी गुफा अभिलेख। गुफा नंबर 14 क्या है? हाथी गुफा अभिलेख। गुफा नंबर 14 क्या है? हाथी गुफा अभिलेख। और ज्यादा बड़ा हो गया क्या भाई? हाँ, इतना भी बड़ा नहीं करना चाहिए था मुझे। चलिए, और कुछ, खंडगिरी की गुफाएं हाथी गुफा अभिलेख के प्रसिद्ध नहीं भैया, ये गलत है।
खंडगिरी की नहीं, उदयगिरी, ये तो मैं काफी देर से बता रहा हूं आपको। उदयगिरी गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? हाथी गुफा अभिलेख के लिए। और गुफा नंबर 14 क्या है? हाथी गुफा अभिलेख। इसकी? उदयगिरी की। इस प्रकार से इस प्रश्न में जो भी जो चीजें सही थी हमने उसको आपको बता दिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत आराम से बता रहा हूँ, मुझे मेरे पास बहुत कम क्वेश्चन है, टाइम बहुत पर्याप्त है, स्टूडियो भी आज खाली है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि, स्थापत्य या विज्ञान या साहित्य? देखिए इनका योगदान था विधि क्षेत्र में, यानी इनका जो योगदान था न्यायिक सुधार में। इसका न्यायिक सुधार में था। इसका जो आंसर सही, ये सही है। आगे देखते हैं भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। पेरी प्लस ऑफ द इरिथियन सी, ये एक पुस्तक है, तो किसने लिखा है भाई? भाई जिसने भी लिखा है काफी जानकारी दिया, लेकिन इसने अपना नाम नहीं लिखा। यानी पेरी प्लस ऑफ इरिथियन सी जिसने भी लिखा उसने अपना नाम नहीं लिखा, यानी ये अज्ञात की रचना है। किसकी रचना है? ये किसी अज्ञात की रचना है, यानी इनमें से कोई नहीं। अज्ञात मतलब उसकी जानकारी मुझे नहीं है। ठीक है, अजात लिखोटा है क्या? हाँ, ये क्या है? अज्ञात। ऐसे किसी इंसान की है जिसने अभी जानकारी नहीं दी भाई कि क्यों लिखा, और इसने काफी मतलब कि उसका नाम नहीं है कि किसने लिखा था। पेरी प्लस ऑफ इरिथियन सी। ठीक है, चलिए दोस्तों। अच्छा, फिर बात आती है और कुछ रचनाएं जिनके बारे में हम लोग जांच लेते हैं, जैसे टालमी। पता है टालमी की कौन सी रचना है? ये भी आप बताइए। जो जो ग्राफिका है, इनकी रचना क्या है? जो ग्राफिका है। बहुत आराम से बता रहा हूँ आज क्योंकि बहुत पर्याप्त टाइम मेरे पास। जो ग्राफिका। प्लिनी की क्या है बताइए? नेचुरल हिस्टोरी का क्या है? नेचुरल नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है, क्या है? नेचुरल हिस्टोरिका। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। बाकी आप बातें हैं कि स्ट्रेबोस, तो इनको भी आप जान चुके हैं, इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए थे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये यूनानी शासक थे। सोने के इन्होंने क्या है? सिक्के चलवाए थे, किसके? सोने के। लेकिन सबसे पहले अगर सोने का सिक्का किसी ने चलवाया था तो यूनानी शासक मिनांडर ने चलवाया था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आराम से देखिए। लास्ट है इस चैप्टर का, लास्ट है एकदम, लास्ट है एकदम, लास्ट। ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, कुछ नहीं था, बस थोड़ी थोड़ी बातें थी जो कि हमको जानना है। बस एक आइडिया लग जाता है कि मुझे कितना पढ़ना है, क्या छोड़ देना है। अगर प्रश्न आप सॉल्व करते हैं इससे, नहीं तो पढ़ते रहिए, कितना पढ़ना है नहीं पढ़ना है कोई आइडिया नहीं होता है। तो बताइए, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। हाँ बिल्कुल मिलते हैं भैया, क्योंकि प्राचीन भारत में व्यापार जल मार्ग से होता था, और जब जल मार्ग से होता था तो काफी जगह से होता था। जैसे गंगा से होता था, ब्रह्मपुत्र से होता था, सिंधु नदी से होता था, कावेरी से होता था, गोदावरी से होता था। ये सब क्या था? व्यापारिक मार्ग थे। अच्छा, किन नदियों से? देखिए भाई, गंगा से होता था। प्राचीन काल में गंगा नदी से माध्यम से व्यापार होता था। सिंधु नदी एक बड़ी नदी थी, इससे व्यापार होता था। गोदावरी की नदी से, इससे भी व्यापार होता था। और कोई नदी है क्या? ब्रह्मपुत्र, ये भी पढ़ा है आपने, इससे भी व्यापार होता था। और कुछ? ठीक है, तो ये सब नदी, फिलहाल और सारी नदी से व्यापार होता था, लेकिन ये प्रमुख थी जिनसे व्यापार होता था। यानी क्या होता था? व्यापार। पहली बात तो बिल्कुल सही है, व्यापार होता था। बहुत सारे प्रमाण मिले, बहुत सारे नदी बंदरगाह। ठीक है,
अब उसमें आपने एक प्रमुख पहले सुना ही होगा, लोथल। तो सबसे पुराना बंदरगाह का अड्डा है। अगर व्यापार होता था तो स्वाभाविक है व्यापारिक केंद्र भी रहे होंगे भाई। अगर व्यापारिक केंद्र रहे होंगे, बंदरगाह भी रहे होंगे, बिल्कुल व्यापारिक केंद्र भी रहे होंगे, बंदरगाह भी रहे होंगे। और अगर भाई सामान रखेगा कहीं तो गोदाम भी होंगे, व्यापारिक केंद्र पर गोदाम होंगे। ठीक है, बंदरगाह पे मान लो सामान ले जाते थे, तो ये बात सही है। वहां सामान और यातायात के बहुत बड़े गोदाम थे, बिल्कुल स्वाभाविक है भाई, अगर सामान है तो गोदाम हो गए। उपयुक्त में से कौन सा सही है? दोनों सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, जरा बताइए भैया, कौन सा सही है? दोनों सही है। एक और तो ये पूछा था यूपी पीछे 2024 में। ठीक है, और बाकी और भी बंदरगाह थे, जैसे आप गंगा के किनारे जस्ट था ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति ये था। ये बंगाल में था। और आप समझ गए होंगे किसके डेल्टा पे रहा होगा, ये गंगा के डेल्टा पे था। गंगा के डेल्टा पर था। बाकी और भी बंदरगाहों के नाम हम जैसे जैसे आगे हम बता ही सकते हैं, बहुत सारे थे। ठीक है, और सारे थे, जैसे एक और भी था, भड़ौच था, भारूच जिसे कहते हैं, भाड़ौच था, जिसको हम लोग भारूच कहते हैं, ये गुजरात में था। ये सबसे पुराना बंदरगाह में से एक माना जाता है इसको। और ये नर्मदा नदी के तट पर था। बाकी दक्षिण भारत में आएंगे तो आपको पुहार बंदरगाह मिलेगा। ये बड़ा फेमस था कावेरी नदी पर। जब आपको दक्षिण भारत पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि श्रीलंका से मजदूर आए थे, इनको पकड़ ले गए थे। बड़ा फेमस पूछा जाता है मुजरिस बंदरगाह, इसको भी याद रखिएगा। मुजरिस याद रखिएगा, ये केरल का है। इसका है केरल का है, ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत आराम से मैंने आज आपको पढ़ाया। हो सकता है स्पीड बहुत सारी कम रही होगी, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के और अच्छे से बताया। अब जब टाइम अधिक रहता है और क्वेश्चन कम रहते हैं तो लगता है कि हम चीज़ों को काफ़ी बताएं, लेकिन हाँ, मैं फिर से कहूँगा, आप लोग करवा तो रहेंगे मुझसे लगातार सारे प्रश्न एक क्रम से, लेकिन हर चैप्टर में अगर हम केवल 30 से 35 प्रश्न लेंगे जब वन शॉट में, तो हम पूरे चैप्टर को उसी में समाहित करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें रिपीट होती हैं। और अच्छी बात है, अगर आप फ्रेशर हैं, नए हैं, शुरुआत किए हैं पहली बार पढ़ना, तो आप फर्स्ट टाइम ऐसे ही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बार बार तो पढ़ना ही है। फिर आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या ये चीज़ें बार बार नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमने इस तरह से इस चैप्टर को इसकी द एंडिंग किया। 77 क्वेश्चन थे, 3 लेक्चर थे, ऐसा कोई नहीं करता है। मैंने आपके लिए मेहनत की। हमने आपको एक प्रश्न बताए, जो कमियां होंगी, जो दिक्कतें हैं, वो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। अगर लगता है कि हाँ भैया यहाँ चीज़ें ये सही है या कुछ हमको डाउट है, तो आपने डाउट जरूर पूछिए। और अगर आपको कुछ नए तरीके से चाहिए तो मैं वन शॉट बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। वन शॉट का मतलब कि मैं एक चैप्टर लेकर आऊंगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत से उसमें कम प्रश्न लूंगा, और जितनी 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 सारी घटनाएं एक साथ निचोड़ रख दूंगा। कई प्रश्न होता है, एक प्रश्न होता है, उसे घुमा फिरा के थोड़ा इधर चेंज उधर करके ये बार बार पूछते रहते हैं। अच्छी बात है, घटना चक्र यानी पुराने प्रश्न में सॉल्व जरूर करें, हमको आइडिया लग जाता है दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।